आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सैंपल पेपर अप्रैल 2 के यूपीएससी मेंस मॉडल आंसर। ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी आंसर राइटिंग को मेंस लेवल पर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। Q1 ट्रांसजेंडर वेलफेयर इन इंडिया। ट्रांसजेंडर वेलफेयर सिर्फ सोशल जस्टिस का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मुद्दा भी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में सम्मान और बराबरी देना संविधान की भावना है। भारत के संविधान में ट्रांसजेंडर से जुड़े कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14 समानता देता है, आर्टिकल 15 भेदभाव को रोकता है, आर्टिकल 16 रोजगार में समान अवसर देता है, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा का अधिकार देता है। इसके अलावा NALSA जजमेंट 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया। अब अगर हम स्कीम्स की बात करें तो सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, स्माइल स्कीम और गरिमा गृह जैसे शेल्टर होम्स। लेकिन समस्या ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है, सोशल स्टिग्मा अभी भी है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनने में देरी होती है, स्कीम्स की अवेयरनेस कम है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब में भेदभाव बना रहता है। वे फॉरवर्ड में सरकार को चाहिए कि आइडेंटिटी प्रोसेस फास्ट ट्रैक करे, पुलिस और हॉस्पिटल में सेंसिटाइजेशन बढ़ाए और स्ट्रांग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए। कंक्लूजन ये है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर को राइट्स बेस्ड गवर्नेंस के रूप में लागू करना जरूरी है। Q2 एसिड अटैक्स इन इंडिया। एसिड अटैक एक बहुत ही गंभीर अपराध है। ये महिलाओं के खिलाफ होने वाला जेंडर्ड वायलेंस है। इसमें पीड़िता को जीवन भर शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है। एसिड अटैक के प्रमुख कारण हैं लव या मैरिज प्रपोजल रिजेक्शन, दहेज विवाद, घरेलू झगड़े और बदले की मानसिकता। साथ ही एसिड की आसान उपलब्धता भी बड़ा कारण है। कानूनी प्रावधानों में IPC 326A एसिड अटैक के लिए है और IPC 326B प्रयास के लिए है। साथ ही पीड़ित को कंपेंसेशन, विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि कानून होने के बावजूद एसिड अभी भी आसानी से बाजार में मिलता है, कन्विक्शन रेट कमजोर है और रिहैबिलिटेशन सपोर्ट पर्याप्त नहीं है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि एसिड सेल पर लाइसेंसिंग और ट्रैकिंग हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और पीड़ितों को मेडिकल व रिहैबिलिटेशन पैकेज मिले। कंक्लूजन ये है कि एसिड अटैक रोकने के लिए कानून के साथ साथ सोशल अवेयरनेस और स्ट्रांग एनफोर्समेंट जरूरी है। Q3 हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच। हेट स्पीच भारत की डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म के लिए खतरा है। यह समाज में हिंसा, पोलराइजेशन और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाती है। संविधान में आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। आर्टिकल 19(2) में रीजनबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। लीगल फ्रेमवर्क में IPC 153A, IPC 295A और IPC 505 जैसे सेक्शन आते हैं। अब उपायों की बात करें तो सरकार को चाहिए कि हेट स्पीच की क्लियर डेफिनेशन बने, क्रिटिसिज्म और हिंसा भड़काने में अंतर किया जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जाए और पुलिस को न्यूट्रल और ट्रेंड बनाया जाए। कंक्लूजन ये है कि भारत को ऐसा सिस्टम चाहिए जो डिसेंट को सुरक्षित रखे लेकिन हेट स्पीच को रोक सके। Q4 डेथ पेनल्टी इन इंडिया। डेथ पेनल्टी हमेशा एक डिबेट वाला मुद्दा रहा है। ये मॉरल, लीगल और ह्यूमन राइट से जुड़ा है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार देता है, लेकिन कानून के तहत प्रोसीजर फॉलो करके डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। प्रेसिडेंट की क्लेमेंसी पावर आर्टिकल 72 में है और गवर्नर की पावर आर्टिकल 161 में है। भारत में डेथ पेनल्टी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दिया जाता है। ये सिद्धांत बच्चन सिंह केस 1980 में दिया गया था। हाल के ट्रेंड्स में कोर्ट ज्यादा ध्यान देता है फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस और रिफॉर्मेटिव जस्टिस पर। साथ ही गलत सजा का खतरा और आर्बिट्रेरी फैसले चिंता का कारण है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि सेंटेंसिंग गाइडलाइंस बने, इन्वेस्टिगेशन मजबूत हो और लीगल एड सिस्टम बेहतर हो। कंक्लूजन ये है कि डेथ पेनल्टी को लेकर भारत का अप्रोच धीरे धीरे अधिक स्ट्रिक्ट और प्रोसेस बेस्ड बन रहा है। Q5 इंडिया का ड्रोन इकोसिस्टम। ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये गवर्नेंस, डिफेंस और इकोनॉमी तीनों में मदद कर सकती है। ड्रोन के अवसर हैं एग्रीकल्चर स्प्रे और मॉनिटरिंग, डिजास्टर रेस्क्यू और मैपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन और बॉर्डर सर्विलांस। सरकार ने ड्रोन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ड्रोन रूल्स 2021, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म और PLI सपोर्ट दिया है। लेकिन रेगुलेटरी कंसर्न्स भी हैं, जैसे प्राइवेसी वायलेशन, सिक्योरिटी थ्रेट और एयर स्पेस सेफ्टी। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि जियो फेंसिंग हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो और मिसयूज पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी हो। कंक्लूजन ये है कि ड्रोन सेक्टर भारत को टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी दोनों में मजबूत बना सकता है। Q6 राज्यसभा इलेक्शन और हॉर्स ट्रेडिंग। राज्यसभा चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ये चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर। लेकिन कई बार इसमें हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगते हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होती है, मनी पावर आती है और डिफेक्शन के केस बढ़ते हैं।
रिफॉर्म्स में जरूरी है कि एंटी डिफेक्शन कानून को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ओपन बैलेट को सख्ती से लागू किया जाए और ईसीआई की मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। कंक्लूजन ये है कि राज्यसभा चुनाव की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सुधार जरूरी हैं। Q7 फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और ट्राइबल प्रोटेस्ट FRA 2006 का उद्देश्य है ट्राइबल्स और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को फॉरेस्ट राइट्स देना। इस एक्ट ने इंडिविजुअल राइट्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट्स दिए हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट जारी है क्योंकि क्लेम प्रोसेसिंग में देरी होती है, कई क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से विस्थापन होता है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि ग्राम सभा की भूमिका मजबूत हो, ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन हो और अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं। कंक्लूजन ये है कि FRA का सही इंप्लीमेंटेशन ट्राइबल जस्टिस के लिए जरूरी है। Q8 डैम सेफ्टी एक्ट 2021 डैम सेफ्टी केवल इंजीनियरिंग नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट और गवर्नेंस का मुद्दा है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 ने एक नेशनल फ्रेमवर्क दिया है। इसके तहत नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और डैम सेफ्टी यूनिट्स बनाई गई हैं। लेकिन कई गैप्स हैं, कई डैम बहुत पुराने हैं, मेंटेनेंस कमजोर है, फंडिंग की कमी है और रियल टाइम मॉनिटरिंग सीमित है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि IoT सेंसर, ड्रोन और टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इमरजेंसी ड्रिल्स हों और डेडिकेटेड बजट बने। कंक्लूजन ये है कि डैम सेफ्टी एक्ट सही दिशा में कदम है, लेकिन मजबूत इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। Q9 अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड, जिसे हम शॉर्ट में UCF कहते हैं, एक प्रकार का रिफॉर्म लिंक्ड अर्बन फाइनेंसिंग मॉडल है। इसका मतलब ये है कि शहरों को फंड उनके परफॉर्मेंस, रिफॉर्म्स और प्रोजेक्ट आउटकम्स के आधार पर मिलेगा। इस मॉडल का उद्देश्य है कि शहरों में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़े और सभी शहर बेहतर गवर्नेंस की तरफ जाएं। UCF की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि इसमें फंडिंग ग्रांट्स और इंसेंटिव्स के रूप में होती है। साथ ही इसमें PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी सपोर्ट मिलता है। ये एक ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल भी बनाता है। अब ये गवर्नेंस कैसे सुधारता है? यह शहरों को मजबूर करता है कि वे प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म करें, म्यूनिसिपल टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, ई-गवर्नेंस अपनाएं और डेटा बेस्ड प्लानिंग करें। इसके अलावा ये सिस्टम KPI यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये मॉडल वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाता है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। कई अर्बन लोकल बॉडीज में स्टाफ की कमी है, टेक्निकल कैपेसिटी कमजोर है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का रिस्क रहता है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि अर्बन लोकल बॉडीज का कैपेसिटी बिल्डिंग हो, आउटकम बेस्ड ऑडिट हो और ट्रांसपेरेंट सिटी स्कोरकार्ड सिस्टम बने। कंक्लूजन ये है कि अर्बन चैलेंज फंड भारत में स्मार्ट और अकाउंटेबल सिटीज बनाने का मजबूत टूल बन सकता है। Q10 लोकसभा में सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटैंटिव मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जिस पर संसद में चर्चा होती है और अंत में हाउस को एक फॉर्मल डिसीजन लेना पड़ता है। ये मोशन सरकार पर कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी लाने का टूल है। इसके उदाहरण है नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर को हटाने का मोशन और प्रेसिडेंट एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स। अब प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले कोई मेंबर नोटिस देता है, फिर स्पीकर तय करता है कि मोशन एडमिसिबल है या नहीं। इसके बाद हाउस में डिस्कशन होती है और अंत में वोटिंग होती है। अगर मोशन पास हो जाता है तो हाउस एक फॉर्मल निर्णय लेता है। अब सवाल है कि ये मोशन रेयरली यूज क्यों होता है? क्योंकि सरकार हाउस एजेंडा कंट्रोल करती है। पार्टी विप सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और विपक्ष कई बार डिस्कशन की जगह प्रोटेस्ट करता है। कंक्लूजन ये है कि सब्सटैंटिव मोशन लोकतंत्र का मजबूत टूल है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद में स्वस्थ बहस की संस्कृति जरूरी है। Q11 लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया। स्पीकर लोकसभा का गार्जियन होता है। वो रूल्स, डिसिप्लिन और डिबेट को नियंत्रित करता है। स्पीकर को हटाना एक रेयर घटना है, लेकिन यह लोकतंत्र पर बड़ा प्रभाव डालती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का प्रावधान करता है और आर्टिकल 94C में रिमूवल का प्रावधान है। प्रोसीजर ये है, MP को 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। फिर मोशन डिस्कशन के लिए लिस्ट होता है, हाउस में डिबेट होती है और वोटिंग होती है। रिमूवल के लिए जरूरी है लोकसभा के देन मेंबर्स की मेजॉरिटी। स्पीकर वोटिंग में भाग ले सकता है, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं करेगा। अब स्पीकर ऑफिस का महत्व ये है कि स्पीकर निर्णय करता है मनी बिल सर्टिफिकेशन, 10th शेड्यूल में डिफेक्शन केस, सस्पेंशन और अनुशासन और मोशन की एडमिसिबिलिटी। लेकिन भारत में अक्सर स्पीकर पर आरोप लगते हैं कि वो रूलिंग पार्टी की तरफ झुका हुआ होता है। ऑपोजिशन को बोलने का समय कम मिलता है, डिफेक्शन डिसीजन में देरी होती है और मनी बिल के फैसले पर भी सवाल उठते हैं। इससे हाउस की न्यूट्रलिटी कमजोर होती है, डिसरप्शन बढ़ता है और डिबेट की क्वालिटी गिरती है। रिफॉर्म्स में जरूरी है कि स्पीकर पार्टी मेंबरशिप छोड़े, जैसे यूके मॉडल। डिफेक्शन मामलों में टाइमलाइन फिक्स हो और पार्लियामेंट्री एथिक्स को मजबूत किया जाए। कंक्लूजन ये है कि स्पीकर की न्यूट्रलिटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बैकबोन है। Q12 सॉवरेन AI और सर्वम AI। सॉवरेन AI का मतलब है ऐसा AI सिस्टम जो भारत के कंट्रोल में हो।
इसमें शामिल हैं इंडियन डेटा सेट, इंडियन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन एआई मॉडल और नेशनल लेवल गवर्नेंस। आज एआई को एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी माना जाता है। अगर भारत फॉरेन एआई पर निर्भर रहेगा तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क बन सकता है। डेटा सिक्योरिटी के लिए सॉवरेन एआई जरूरी है। ये सेंसिटिव डेटा के मिसयूज को रोकता है, प्राइवेसी बचाता है और साइबर थ्रेट कम करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि इससे स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, जॉब्स बनेंगी और इनोवेशन इकोसिस्टम मजबूत होगा। गवर्नेंस में एआई का उपयोग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्मार्ट पुलिसिंग और वेलफेयर डिलीवरी में हो सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि इससे भारत की यूएस और चाइना पर निर्भरता कम होगी। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे हाई एंड जीपीयू की कमी, टैलेंट की कमी, डेटा फ्रैगमेंटेशन और एथिकल रिस्क जैसे बायस। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि नेशनल एआई कंप्यूट ग्रिड बने, इंडिजिनस सेमीकंडक्टर और चिप सपोर्ट मिले और एआई स्किलिंग मिशन शुरू हो। कंक्लूजन ये है कि सॉवरेन एआई भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सकता है। Q13 मानव विजन और इंडिया का एआई गवर्नेंस। मानव विजन और इंडिया एआई समिट ये दिखाते हैं कि भारत का लक्ष्य है एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक एआई। भारत में अभी एआई गवर्नेंस के लिए आईटी एक्ट, आईटी रूल्स और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है। नीति आयोग की एआई स्ट्रैटेजी भी है। भारत की स्ट्रेंथ है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार और यूपीआई, और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बढ़ रहा है। लेकिन गैप्स ये हैं कि अभी तक कोई डेडिकेटेड एआई लॉ नहीं है, डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है, और एल्गोरिदम बायस से सामाजिक नुकसान हो सकता है। एथिकल कंसर्न्स में प्राइवेसी, मास सर्विलांस, जॉब डिस्प्लेसमेंट और एआई हैल्यूसिनेशन शामिल हैं। रोड मैप में जरूरी है कि भारत रिस्क बेस्ड एआई रेगुलेशन बनाए, हाई रिस्क एआई पर मैंडेटरी ऑडिट हो और डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम बने। कंक्लूजन ये है कि भारत को इनोवेशन और रेगुलेशन दोनों में बैलेंस बनाकर चलना होगा। Q14 केमिकल पार्क्स और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बजट 2026-27 में केमिकल पार्क्स और सेमीकंडक्टर मिशन पर फोकस ये दिखाता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। केमिकल पार्क से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे पावर, लॉजिस्टिक्स और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। इससे कॉस्ट कम होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनेगा। इससे भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एआई सेक्टर मजबूत होंगे। लेकिन एनवायरमेंट कंसर्न्स भी हैं। केमिकल सेक्टर में टॉक्सिक वेस्ट होता है, सेमीकंडक्टर में हाई वाटर और एनर्जी यूज होता है, लैंड एक्विजिशन और फेडरलिज्म इशू भी आ सकते हैं। वे फॉरवर्ड में जरूरी है स्ट्रॉन्ग ईआईए कंप्लायंस, ग्रीन केमिस्ट्री और ट्रांसपेरेंट लैंड पॉलिसी। कंक्लूजन ये है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। Q15 पीएम केयर्स और रिलीफ फंड्स। गवर्नेंस रिलीफ फंड्स डिजास्टर और इमरजेंसी में बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनसे जुड़े ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सवाल भी उठते हैं। पीएम केयर्स और अन्य रिलीफ फंड्स में डोनेशन सिटीजन्स और कॉरपोरेट से आता है। मुख्य गवर्नेंस इश्यूज हैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट लिमिटेड होना, आरटीआई डिबेट, ऑडिट सिस्टम पर सवाल और पब्लिक डिस्क्लोजर कमजोर होना। लेकिन ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी में फंड फ्लेक्सिबल रहे ताकि राहत कार्य तेजी से हो सके। इसलिए बैलेंस जरूरी है। रिफॉर्म्स में जरूरी है एनुअल पब्लिक डिस्क्लोजर, इंडिपेंडेंट ऑडिट और पार्लियामेंट्री कमेटी रिव्यू। कंक्लूजन ये है कि रिलीफ फंड्स में स्पीड जरूरी है, लेकिन ट्रस्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। Q16 पल्सेस मिशन और स्टार्टअप रिफॉर्म्स। पल्सेस आत्मनिर्भरता मिशन भारत की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि पल्सेस प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। साथ ही पल्सेस मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि वे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर में कैसे मदद करेंगे? एग्रीटेक स्टार्टअप्स प्रिसिजन फार्मिंग, क्रॉप एडवाइजरी, सॉयल हेल्थ मैपिंग और सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। सरकार को चाहिए कि पल्सेस मिशन को स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जोड़े, जैसे क्रेडिट, इंक्यूबेशन और एफपीओ सपोर्ट। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंपोर्ट घटेगा, फार्मर इनकम बढ़ेगी और रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन चैलेंजेस हैं क्लाइमेट रिस्क, लो R&D, डिजिटल लिटरेसी की कमी और फंडिंग गैप। वे फॉरवर्ड में जरूरी है क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, स्ट्रॉन्ग एमएसपी और प्रोक्योरमेंट और स्टार्टअप फार्मर पार्टनरशिप। कंक्लूजन ये है कि फूड सिक्योरिटी और इनोवेशन को जोड़कर भारत एक नया ग्रोथ मॉडल बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।